हाँ जी, एक्सेल मीडिया। हेलो 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 सर। हाँ, हाँ, आ गई है। हाँ भाई आप हाँ कुछ सर, मैं थोड़ा हैकिंग-वैकिंग लेके तो नहीं आ गए थे? हैक कर दिए थे मेरा? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। सर वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी मतलब बुद्धिज्म के तरफ ही वो हूँ, क्या बोलते हैं उसे, अट्रैक्टेड या फिर कुछ भी बोल सकते हैं वो। तो मैं भी बुद्धिस्ट सपोर्टर ही हूँ, लेकिन आप जो सिर्फ एक ही यहाँ पर मैंने मतलब आपकी बहुत सारी लाइव स्ट्रीम देखी है, लेकिन सिर्फ यही मुझे एक क्लेम लगता है जिस पर कि डिबेट किया जा सकता है कि वेदास इससे पुराने थे। तो अब बोलता हूँ जो मैंने लास्ट में लिंग्विस्टिक इन्फरेंस के ऊपर जो टॉपिक चल रहा था, उसको ही मैं हुँ, अब थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि हुँ, कहाँ गया वो, एक सेकंड, कुछ तो था, कहाँ गया। हाँ, तो जो हमारे वेदास हैं उसके लिए आप कह रहे थे कि हमें संस्कृत का एविडेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन हुँ, मेरे पास संस्कृत का एविडेंस नहीं है, इस वजह से अब मैं संस्कृत के लिए भी इन्फरेंस दूंगा आपको। तो मेरा हुँ, इन्फरेंस ये है कि एक लैंग्वेज थी, उसका नाम था अवेस्टान। वो ठीक। उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पाई गई हैं, और वो ग्रामेटिकली सिमिलर है संस्कृत के जो कि वेदास में लिखा गया था। तो उस टाइम पे मेरे पास संस्कृत का तो एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एविडेंस है कि इंडिया में चैंटिंग्स के थ्रू प्रोसीड होते थे। इसके लिए भी मेरे पास एक इन्फ्रेंस है कि जो क्या बोलते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स थे, वो लोग भी अपनी भाषाओं को लिखते नहीं थे, बल्कि अ, पवित्रता के पर्सपेक्टिव से उसको उसको बोलते थे, सिर्फ चैंट करते थे और उस तरीके से प्रोसीड करते थे। तो मैं इस सब में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन एक इन्फ्रेंस के टाइप तौर पर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि संस्कृत संस्कृत तब के टाइम पर हम लोग एक ऐसे मान सकते हैं कि संस्कृत भी एक इन्फ्रेंस है। संस्कृत के लिए वेदा इन्फ्रेंस है, वेदास के लिए संस्कृत, और इन दोनों के लिए भी अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने अफ्रीकन टाइप्स का बता दिया, अवेस्टान का बता दिया। तो आप एक ये लिंग्विस्टिक पॉइंट मेरा ये लीजिए कि आप इसको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मान सकते, लेकिन एक लाइट लाइट एविडेंस के तौर पर मान सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग ये जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है ना अवेस्ता वाला, तो अवेस्ता को हाँ माना जाता है कि अवेस्ता ज़ोरोस्ट्र को माना जाता है कि वो बुद्ध के लगभग समकालीन या उनके बाद हुए हैं, उनके पहले नहीं थे। जो ज़ोरोस्ट्र हैं, उनको बहुत पुराना नहीं माना जाता है, उनको माना जाता है कि वो लगभग ईसा से 5वीं सदी के करीब में हुए, और ये भी माना जाता है कि उनके समय में उनके जो लोग हैं, उनके अनुयायी जो हैं, उनकी संख्या बहुत नहीं थी। और उस समय जिस भाषा की बात की जाती है, तो वो जिस भाषा में उनको रचा गया है, वो भाषा भी उस समय नहीं थी। क्योंकि उसी समय ईसा से 500 साल पहले वहाँ पे जो भाषा पाई गई, अख़मीदियन की जो भाषा पाई गई है, डेरियस की भाषा जो पाई गई है, वो देखा है आपने कभी? नहीं सर, ये सब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इसमें लिखा हुआ था अच्छा, कि मैं आपको आर्कियोलॉजिकल दिखा देता एविडेंस के हूँ। हिसाब से मैं 1000 वो बीसी 1000 बीसी में वो अवेस्टान पाई गई है। मैं आपको बता देता हूँ, वो झूठ बोलते हैं। उसका आप गहरा रिसर्च कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ज़ुरुष्ट्र जो हैं, वो कौन-सी सदी में थे। ज़ुरुष्ट्र का ठीक है, हाँ। हाँ, आपको अगर दिखा आप रहे हो? किसी भी हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, तो वो मैं दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा-सा वो पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा। सर ये देखिए, आपके साथ ऐसा ये देखिए। पहले भी हुआ है, अवेस्टान का ये लॉजिक? वो मैं देखें, जब भी किसी चीज़ पर रिसर्च की जाती है ना, तो उसको बड़े डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। अगर कहीं ऐसा हमारे साथ नहीं है कि एक रिसर्चर का काम क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 आंकड़े हैं, 20 आंकड़े हैं, तो मैं तो प्रयास करूँगा कि और भी 30-40 जो छोटी-मोटी संभावनाएँ उसको भी कंसीडर कर लूँ। क्योंकि जितने हाँ। भी पॉइंट्स मैं छोड़ दूँगा, तो वो पॉइंट ना एक तरह से लूप होल बनता है उस रिसर्च का। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खोजी हैं। अब देखें, आपने कहा ना कि वो भी लैंग्वेज पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे अवेस्टियन, लेकिन अवेस्टियन में वहाँ पे लैंग्वेज लिखित में जो राजा है, वो लिखित में देखिए कौन-सी भाषा प्रयोग कर रहा है। ये 5वीं सदी का इंस्क्रिप्शन है, देखिए 522-486 बीसी का है, डेरियस का इंस्क्रिप्शन, विस्तून का। देख रहे हैं? विस्तून। हाँ। अब ये जो बेहिस्तून जो है आज की डेट में उसको क्या कहा जा रहा है? बेहिस्तून। तो इसके जब आप पढ़ेंगे ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज, वहाँ का लैंग्वेज जो है एक्चुअल में ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज यही था। पढ़े लिखे जो लोग थे उनकी भाषा यही थी। जब भी कोई जो लिखा जाता था ना, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए ही लिखा जाता था।
तो हर एक व्यक्ति वहाँ के जितने पढ़े-लिखे लोग थे, वो ये वाली बातें करते थे इस लैंग्वेज की। तो इसी भाषा में लिखा गया। अब इसको ज़रा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है एडम, एडीएएम एडम, हेलो, दरायावायुष। हेलो। सर आपकी आवाज़ वॉइस नहीं उड़ आ गई रही? थी, फिर बीच में से उड़ गई वॉइस उड़ थी। गई? अच्छा। हाँ। ये ओल्ड पर्सन देखिए फिर से गड़बड़ ना हो जाए, मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ कुछ तो जादू जानते हैं, है ना? तो ये यहाँ पे एडम, ये जो है ना एडम दरायुश, इस शब्दों को आप देखेंगे तो एक एक शब्द जो है आपको वैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, संयुक्ताक्षर के रूप में आपको नहीं मिलते हैं। यानी कि उस समय में अभी तक जो लैंग्वेज ये लोग अवेस्तियन बोल रहे हैं वो अवेस्तियन लैंग्वेज नहीं है। ये अवेस्तियन लैंग्वेज इसके भी बाद में आया है। अगर वहाँ पे अवेस्तियन लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जिंद अवस्था रची गई है, वो लैंग्वेज अगर पहले से होती ना, तो ये जो राजा है उस जुरिस्ट को मान रहा होता, वहीं का राजा है, सबसे बड़ा राजा है, और उसी उसी भाषा में लिखवा रहा होता अगर 1000 बीसी में। यहाँ से पता चला कि इसके इंस्क्रिप्शन, अच्छा एक इंस्क्रिप्शन नहीं है, 3-4 इंस्क्रिप्शन मिले इसके। इसमें कहीं भी उसने जुरुष्ट का जिक्र नहीं किया, न जिंद अवस्था का जिक्र किया। तब पता चला कि कम से कम ईसा से 400 साल पहले, 450 साल पहले, ये देखेंगे आप ना, पूरा पढ़िए, कहीं भी न जुरुष्ट की चर्चा है। इवन भारत के इंडस की चर्चा है, लेकिन जुरुष्ट की चर्चा नहीं है। तो जिस देश में, देखें यहाँ पे असुर मेधस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये संस्कृत में संस्कृताइज किया गया है, देखिएगा असुर मेधसः। तो ये असुर मेधसः को अगर आप पढ़ेंगे, संस्कृताइज किया गया है तब इसमें लिखा है। अगर इसको आप ऊपर पढ़ेंगे, देखिए टेक्स्ट संस्कृताइज है, तो यहाँ पे असुर मेधसः नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अयुर माजदा मिलेगा। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर देखेंगे, अहा अदम और ये ख या थिया अमी अहुर माजदा मिलता है। तो ये क्या करते थे, अहुर माजदा मिलेगा। और भी जो शब्द थे वहां पे, देखिए फिर से यहाँ अहुर माजदा मिलेगा, लेकिन असुर मेधा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो असुर मेधा, भारत में असुर मेधा की जगह अश्वमेध जब कहेंगे तो कहेंगे देखो घोड़े की बलि की बात चल रही है। संस्कृत में जैसे मेध शब्द आएगा तो मेध का मतलब क्या हो गया, हत्या करना, जबकि वही शब्द वहां पे क्या है, अहुर माजदा, वहां पे हत्या की बात नहीं चल रही है। अहुर तो उनका वो है, अहुर माजदा तो उनका सबसे प्रिय देवता है। तो असुर मेधा वहां पे देवता है। अब भारत में क्या कर रहे हैं भाई, घोड़े की बलि चढ़ा रहे हैं, और असुर की जगह पे अश्व लिख दो, अश्वमेध मतलब घोड़े की बलि चला रहे हैं। तो ये ना इतिहासकारों ने बड़ा एक घोटाला भी किया हुआ है, शब्दों का बड़ा घोटाला हुआ है। और आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें कहीं भी, इतने सारे इंस्क्रिप्शन में कहीं भी ना जुरुष्ट की चर्चा आई है, ना कहीं जुरुस्टियन की चर्चा आई है, ना उनके किसी चीज की चर्चा नहीं है। और ये तो एक इंस्क्रिप्शन, ये दूसरा देखिए, ये भी डेरियस का इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद का है, ओल्ड पर्शियन में ये भी है, यहाँ भी कहीं पूरा चर्चा नहीं। आप देखिए यहाँ पे इदूस की चर्चा आ जाएगी, शका की चर्चा आ जाएगी, माका की चर्चा आ जाएगी, दरायुष की चर्चा आ जाएगी, लेकिन कहीं भी आपको उसकी चर्चा नहीं मिलेगी। परसा चर्चा आ गया, परसा परसम आ गया, लेकिन कहीं भी आपको। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा कंसाइज वे में एक बार बता देंगे कि मतलब वेस्टर्न लैंग्वेज को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये भाषा विज्ञान मुझे आता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, असल में किसी भी देश में जो भाषा में राजा लिखवाता है, उसका ये मतलब होता है कि वो भाषा वहाँ की धर्म भाषा होती है, उस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, या उस देश के जो धार्मिक जो लैंग्वेज है वो होती है। जैसे सम्राट अशोक जब अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं तो उनके समय में वो लैंग्वेज उस समय की बुद्ध से रिलेटेड भाषा थी, तो उसमें वो लिखवाते हैं। गुप्त वंश के समय में मिश्रित पालिपाकित हो चुकी थी, मिश्रित भाषा, और उसी भाषा में उस समय लिखी जाती थी, तो देखें वो उसी भाषा में लिखवाते हैं। तो जो राजा, जो वहाँ का धर्म चल जाता है, जिस भाषा का प्रचलन उस समय हो जाता है, उसी भाषा को उस समय लिखवाता है। तो ये ईसा से 500 साल पहले के इंस्क्रिप्शन है, तीसरा इंस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ये गोल्ड और सिल्वर पे लिखा गया है। लेकिन कहीं भी किसी इंस्क्रिप्शन में आपको वो चीजें नहीं मिलती हैं कि राजा जो है जेंद अवेस्तियन भाषा का प्रयोग कर रहा है। यानी कि जेंद अवेस्तियन भाषा का राजा से और वहाँ की प्रजा से तब तक भी लेना देना नहीं था। कंक्लूजन ये है कि 5वीं सदी तक भी जोरोस्ट्रियन उद्भव नहीं हो पाया था, इसका ये कंक्लूजन निकलता है जी। अच्छा, मतलब कि वेस्टर्न लैंग्वेज का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि वो 1200 नहीं, देश में 1200 बीसी में। हाँ, उसी देश में दूसरी भाषा मिल रही है, यानी जेंद अवस्था का भी जो भाषा है वो डेवलप ही नहीं हो पाया था।
ईसा की 5वीं सदी पहले। यानी वो बाद में लिखा गया, बाद में डेवलप किया गया है। मतलब नहीं है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे अगर भारत में ईसा से 500 साल पहले कोई लिखित इंस्क्रिप्शन मिल जाता, तो हमको पता चल जाता कि उनके समय में, उस समय में कौन-सी भाषा लिपि चलती थी। जैसे सम्राट अशोक के समय में जो भाषा लिपि मिली, तो हमको पता चल गया कि तथागत के जो विचारधारा थे पाली-प्राकृत में चलती थी, या सम्राट अशोक के समय में भी पाली-प्राकृत ही चल रही। तो देखो इसीलिए उन्होंने उसी भाषा में लिखवाया। तो वैसे ही जब ये कहा जाता है कि जैन अवस्था भी पुरानी है 3000 साल, वो झूठा निकल जाता है जब वहाँ के 3-3 4-4 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और वो जैन अवस्था भाषा में नहीं है, बल्कि ईरानी ओल्ड पर्शियन भाषा में है। यानी कि जैन अवस्था का अभी अच्छा, इन इंस्क्रिप्शन में अगर कहीं जिक्र भी मिल जाता ना ज़ोरास्ट्रियन का, तो पता चल जाता है कि ईसाई मतलब पारसी लोग उस समय ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानते थे। इससे ये भी पता चलता है कि राजा और वहाँ की प्रजा का उस समय ज़ोरास्ट्रियन से भी कुछ लेना-देना नहीं, इसीलिए वो नहीं जानता। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि उस समय कोई भी वैदिक काल या कोई भी तथाकथित हिंदू का नामो-निशान नहीं मिलता, है ना, संस्कृत का नामो-निशान मिलता। वैसे ही यहाँ पे भी पता चल रहा है। अब देखें दोनों जगह जिस तरह से भारत में झूठा खड़ा किया गया है वेद को, उसी तरह से ईरान में भी जैन अवस्था को झूठा खड़ा किया गया, वो भी पुराना है। अच्छा, सब चीज़ काल्पनिक खड़ा किया जा रहा है, भारत में भी काल्पनिक और वहाँ पे भी काल्पनिक। अपने आप मान लो, वहाँ भी मान लो पुराना, यहाँ भी मान लो। जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं कि भाई दोनों जगह में कहीं पे सबूत नहीं मिल रहा है। ना वहाँ जैन अवस्था का सबूत मिल रहा है और ना भारत में संस्कृत का सबूत मिल रहा है। जी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक दूसरे को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जब तक किसी लिंग्विस्टिक एक वे का में, भी सबूत मतलब मिले। दोनों की लैंग्वेज सेम है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को प्रूव कर सकते हैं ऐसा। नहीं, दोनों के लैंग्वेज भी सेम नहीं है। अगर आप पढ़ोगे मतलब ना, वो ग्रामर सेम है। जैन अवेस्ता जब आप पढ़ोगे, जैन अवेस्ता, तो आपको हम्म, पता है क्या पता चलेगा कि वो प्राकृत भाषा की जैसी है। जो पाली-प्राकृत है मतलब ना, उसकी तरह है। एक-एक शब्द उसके जो है ना, अलग-अलग हैं। जैसे संस्कृत जो है ना, वो जैन अवेस्ता के भी बाद में बनाई गई है। जैन अवेस्ता के भी बाद में संस्कृत बनाई गई है, क्योंकि संस्कृत में संयुक्ताक्षर आ जाते हैं। लेकिन जैन अवेस्ता में ना एक-एक शब्द, जैसे पाली-प्राकृत में एक-एक शब्द बाइफरकेटेड होते हैं, अलग-अलग होते हैं। उसी तरह से जैन अवेस्ता में भी अलग-अलग हैं, बाइफरकेटेड हैं। तो उससे ये पता चलता है कि संस्कृत ना जैन अवेस्ता के भी बाद में बनाई गई है, और फिर उस भाषा में वेद को लिखा गया। मतलब इसमें सिमिलैरिटीज नहीं है दोनों में। सिमिलैरिटी उस तरह से नहीं है। आप ये कह सकते हो कि मेबी जो ईरानी लोग हैं, और जब जैन अवस्था बन गई थी, तो उसी का बाद में वैदिककरण कर दिया गया, ब्राह्मणीकरण करके। जैसे बुद्धिज़्म की कहानियों का ब्राह्मणीकरण किया जाता है, वैसे ही जैन अवस्था का भी बाद में ब्राह्मणीकरण करके संस्कृत में लिख के वेद बना दिया। आप ये कह सकते हो। हाँ ठीक है, तो ये तो हुँ। एक लिंग्विस्टिक पॉइंट हो गया। और दूसरा था कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो भी इस साइड को इसको दिखा रहे हैं कि वो कितना 1000 बीसी में है, क्योंकि 3 चीजें थी, शायद मेरे को ज्यादा याद नहीं है। पहली थी कि उसमें चैरियट्स और हॉर्स के ड्राइवन चैरियट्स का मेंशन है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में 1000 बीसी में होते थे। और दूसरा है, दूसरा क्या था, एक सेकंड, दूसरा था कि जो आयरन है वो इंडिया में शायद 1000 बीसी के बाद पाया गया था, और उसमें आयरन का कोई भी मेंशन नहीं है पूरे ऋग्वेद में। और तीसरा था कि, और उसमें खाली ब्रॉन्ज का मेंशन है, जो कि 1000 बीसी के पहले इंडिया में पाया गया था। और तीसरा है महाजनपदास का मेंशन नहीं होना। और बोलते हैं कि बुद्धिज्म में महाजनपदास का मेंशन है, जो कि बड़े विलेजेस को शो करते हैं, मतलब बड़े विलेजेस होते हैं जिनका मतलब। और पहले के जमाने में 1000 बीसी के पहले छोटे गुट होते थे, जिनका मेंशन ऋग्वेद में है। तो इस पर क्या कह सकते देखिए हैं? देखिए, ये जितने भी क्लेम है ना, ये तीनों के तीनों क्लेम हैं, बस सबूत नहीं है। किसी भी स्क्रिप्चर में अगर मैं आपको डायनासोर की किताब पकड़ा दूं और कहूं कि देखो डायनासोर की किताब में ये जो किताब में डायनासोर का जिक्र है, इसका मतलब कि ये किताब ही आज से 16 करोड़ साल पुरानी है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ ना, इससे कोई कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए लेकिन अब मैं आपको, आपने कहा ना कि लोहार का जिक्र नहीं है, ठीक है। लोहा का। अब हाँ, लोहा का ज़िक्र नहीं है। अब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। आप लोहार को कर्मकार कहते थे। लोहार जो होता था ना, जो लोहे का सामान बनाता था, उसको आप क्या करते थे, वो बोलते थे ऋग्वेद में, देखिए आपने अनुवाद में लोहार प्रयोग किया है।
ये देखिए, ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल का 72 सूक्त है। और ये देखिए यहाँ पे आपने वही प्रयोग किया देवानाम। ये देवानाम शब्द सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते थे। आपने भी वही शब्द प्रयोग कर लिया देवानाम। फिर आगे आपने क्या हुँ, किया, 2 नंबर जो मंत्र है उसमें देखिए, लोहार जिस प्रकार धौंकनी चलाता है, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? हुँ, लोहार जिस हुँ, प्रकार धौंकनी चलाता है उसी प्रकार ब्राह्मण अस्पति ने देवों को उत्पन्न किया। देवों के पूर्व के समय में असत से सत उत्पन्न हुआ। अब आप ये देखिए कि जिस समय आपका ऋग्वेद लिखा गया था उस समय लोहार वर्ग की या ऐसे एक वर्ग की उत्पत्ति हो चुकी थी जो धौंकनी जलाता था। धौंकनी कहने का मतलब कि जहाँ पे बड़े मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे गलाया जाता हो, उसका जिक्र है। अब आप हुँ, सोचिए कि लेखक इस बात की चर्चा कर रहा है कि वो एक ऐसी सभ्यता की चर्चा कर रहा है जहाँ पे लोहार बड़े हाई मेटल को गला रहा है, लेकिन जब सबूत की बात आती है तो वहाँ पे लोहार के तो कम से कम धौंकनी तो मिल जाता। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि भाई लोहा के ही सबूत नहीं थे उस समय। तो बताइए, जब लोहा के नहीं सबूत थे तो इतने हाई मेटल को गलाने का काम और इस तरह के काम कर्मकार तो कर रहे थे। देख रहे हैं आप? तो सर वो ब्रॉन्ज़ पिघला सकते हैं शायद, हुँ। नहीं, बिल्कुल पिघला ब्रॉन्ज़ सकते हैं, लेकिन आपका अनुवादक यहाँ पे लिख देता ना कि वो लोहार नहीं था, वो थे, क्या नाम है उसके? अरे ब्रोंज वाले थे। लेकिन लेकिन ये हुँ। मतलब उसको क्या बोलेंगे जो ब्रॉन्ज़ पिघलाता है? उसका तो कोई शब्द ही नहीं था ना हिंदी में तब। नहीं, शब्द क्यों नहीं होगा? जब आप उन शब्दों का प्रयोग उस समय 3500 साल पहले कर रहे हैं, जो नहीं, चीज़ होगा नहीं, उसके शब्द होंगे। लोहार लोहार श हुँ, मतलब हुँ, अनुवाद तो बाद में हुआ है ना, अनुवाद तो इस टाइम पर हुँ। हुआ है। तो इसमें नहीं, नहीं, क्या आप बोल सकते हैं आप लोहार इस बात मतलब इस ब्रॉन्ज़ बात पिघलाने वाले को भी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल जायज़ हो सकती है, लेकिन उसको और अच्छे से समझिए। देखिए क्या कहता है, "लोहार जिस प्रकार धौंकनी चलाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण अस्पति ने देवों को उत्पन्न किया।" ये एक कंपेयर कर रहा है। लेखक उस युग में है, जिस युग में ऑलरेडी मेटल को गलाने और पिघलाने की बात चल रही है। यानी एक ऐसी फली-फूली सभ्यता की बात चल रही है, जहाँ पे मेटल से रिलेटेड काम होते हैं और लेखक को ये बात पता है कि भाई मेटल से रिलेटेड काम होते हैं। अब वो क्या कर रहा है, अपने से पूर्व समय की कल्पना कर रहा है कि हमारे देवों ने ना भी ऐसे ही पैदा किया है, जैसे मेटल को गला के ये लोहार जैसे कर्मकार करता है, धोखनी चलाता है, गलाता है, पिलाता है, वैसे ही हमारे देवता भी वैसे पैदा हुए हैं। यानी ये एक भली-फूली सभ्यता में रहने वाला व्यक्ति इस किताब को लिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक युग को जब कोई ये कहता है कि हम वैदिक युग मान लें, लेकिन उसको हम ग्रामीण सभ्यता मानें, उसमें क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलेगा, तो ये झूठ प्रतीत होता है। इससे ये पता चलता है कि जिस समय ये किताब लिखी गई उस समय एक बड़ी अच्छी-सी सभ्यता थी, जहाँ पे बड़े अच्छे से मेटल गलाए-उलाए जा रहे हैं। अब आप चलो हम कह देते हैं, आप लोहा की बात मत करो। हम कहते हैं लोहार शब्द है, तो आप किसी सोनार की ही बात कर लो, किसी जो है ब्रोंज वगैरह पिघलाने वाले की ही बात कर लो। लेकिन पूरे जिस वैदिक काल को ठहराया जा रहा है, उस काल में इस तरह के कोई सबूत ही नहीं मिलते हैं। ना कोई हथियार के, ना कोई गहना-वहना बनाने के, ना इस तरह की कोई चीज़ों को बनाने के, कुछ सबूत नहीं मिलते। तो हमसे झूठा बोला जा रहा है कि आप उसको एक ग्रामीण सभ्यता मान लो, जो लोग सिर्फ़ मड़ई-टाटी में रहते थे, वो लोग कुछ जानते नहीं थे। हुँ? हुँ, ये चीज़ लेकिन यहाँ पे वो पता चल जो रही है। ब्रॉन्ज़ एज में जो लोग थे वो भी तो ऐसे ही रहते थे ना। उनके पास खाली हुँ। हथियार थे इसके, लेकिन वो लोग नहीं, नहीं। रहते तो छोटे-छोटे समूह में ही थे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े डेवलप थे लोग। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही, आपने क्या कहा कि इसमें ना चैरियट का प्रयोग है, चैरियट का हाँ, प्रयोग। तो देखें, चैरियट का प्रयोग तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो सिनौली वगैरह है वहाँ पे भी चैरियट मिल रहे हैं, चैरियट तो उसमें उस भी मिल टाइम पर रहे हैं। पाए जाते थे। हाँ, उस टाइम पर ही हाँ, पाए जाते थे। हाँ, उस टाइम पे चैरियट पाए जाते थे, बिल्कुल पाए जाते थे। सर ये तो सिंधु घाटी चैरियट सभ्यता कितनी पुरानी है? चैरियट होने की सिंधु घाटी सभ्यता 4500 से लेके 3500 साल तक पुरानी है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए ना अच्छा, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें उसके आखिरी समय में चैरियट दफनाने के सबूत मिलते हैं। तथागत के त्रिपिटक में भी तो घोड़ा भी मिल रहा है और चैरियट भी मिल रहा है। ये भी देखिए ना, तथागत खुद हाँ, घोड़े पर बैठ के जाते हैं और कहते हैं कि अपने सारथी को बोलते हैं कि आप उसको लेके चले जाओ। बुद्धिस्ट की सारी शिल्प कलाओं में घोड़े का ज़िक्र और चैरियट का ज़िक्र मिलता है, तो हम फिर हाँ, इनको भी ठीक है। उठा के क्यों नहीं 3500 साल पहले डाल देंगे? हुँ, नहीं, नहीं सर ये मैं मान रहा हूँ लेकिन आप हुँ, इस बात को क्यों बोल रहे हैं मतलब बीच में? मतलब आप बोल सकते हैं बाद में लेकिन इस टाइम पर तो मैं मतलब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, इस पर मैं खाली एक हुँ, इन्फरेंस लेना चाह रहा हूँ कि मतलब इसको उठाओ वेदास से कनेक्ट करो और जो हुँ, लिंग्विस्टिक एविडेंसेस हैं उसको वेदास से कनेक्ट करो
लिंग्विस्टिक एविडेंस के भी कुछ इन्फरेंसेस होंगे जिनके बारे में मुझे अभी पता नहीं है, जब मैं अच्छा, रिसर्च करूँगा वेस्टर्न लैंग्वेजेस। इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं ये क्योंकि सर सोच रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल यहाँ एविडेंस, पे। मतलब हमारे पास इंस्क्रिप्शन नहीं है इस वजह से। हाँ, मतलब हमारे बुद्धास पास जो थे वो इंस्क्रिप्शन मिशनरी नहीं थे। है। देखिए, हमारे पास इंस्क्रिप्शन नहीं है। इंस्क्रिप्शन के अलावा हमारे पास उस समय भाषा का सबूत नहीं मनुस्क्रिप्ट, है। हाँ, फिर मनुस्क्रिप्ट्स नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं है, भाषा का सबूत नहीं है। हम जो दावा कर रहे हैं जिस समाज की, कि जहाँ पे घोड़े पर बैठ के इंद्र जाता था लड़ाई करने के लिए, उस समय में उस राजा के राजपाट का भी सबूत नहीं है। हम जब जो दावा कर रहे हैं उस समय जिन-जिन चीज़ों की दावा कर रहे हैं, जैसे लोहार की दावा कर रहे हैं, इसके भी सबूत नहीं है। अब लोहार अगर धौंकनी चला रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे भी एक डेवलप सभ्यता होगी। लोग वहाँ के खेती-बाड़ी करना जानते होंगे, वहाँ के लोग घर बनाना जानते होंगे। जब लोहार धौंकनी चला सकता है, लेकिन हमको इसके कोई भी सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अनावश्यक रूप से हम उसको पीछे ले जा रहे हैं बिना किसी सबूत के। जिद किस बात की है कि हमको हर चीज़ ना एजम्पशन कर लेना है, लेकिन उसको वहाँ पे फिट कर दे फिट कर देना है। हमारी जिद इसी बात की है ना, कि सबूत हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको अनावश्यक रूप से इन सारी चीज़ों को वहाँ पे फिट कर देना है। हुँ, अब एक चीज़ और देखिए आप इसमें, त्रिपिटक में कहीं भी संस्कृत जैसा शब्द की चर्चा नहीं मिलती है। पूरे हुँ। त्रिपिटक में, जैसे त्रिपिटक में जो पाली में लिखे गए, तो पाली के शब्दों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस पाली के शब्द को ना तुम संस्कृत मान लो और फिर कह दो कि उसमें वेद थे। लेकिन सर ध्यान देने वाली संस्कृत बात क्या लिखते नहीं है थे कि ना, संस्कृत अरे, लिखा नहीं जाता था संस्कृत ना। लिखा नहीं जाता था, लेकिन बुद्धा तो सारी पढ़ाई पढ़े हैं ना, उन्होंने तो एजुकेशन लिया है। तो एजुकेशन जब लेंगे तो जिस भाषा में एजुकेशन लेंगे, वो भाषा की तो चर्चा आएगी ना, लिपि की चर्चा नहीं आएगी, भाषा की तो ज़रूर चर्चा आएगी। तो भाषा की भी हुँ, चर्चा नहीं है ना, चक्कर ये है कि पाली-प्राकृत की तो चर्चा आती है, लेकिन संस्कृत का नामो-निशान तक नहीं है। भाषा ही नहीं है, वो तो बाद में डेवलप हो रही है। तो जो जिसके हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि संस्कृत, देखें संस्कृत का पूरा ना जो डेवलपमेंट है, उसका सारे इंस्क्रिप्शन आप सम्राट अशोक के बाद के सारे इंस्क्रिप्शन आप देखो और 12वीं सदी तक के सारे इंस्क्रिप्शन देखो, आपको पता चलेगा कि कहीं भी शुरुआत में एकदम सॉलिड आपको वो नहीं मिलेगा, संस्कृत नहीं मिलेगा। जैसे एक बार आपकी बात ना तब भी सही हो जाती, जब अगर पहला जो इंस्क्रिप्शन मिलता संस्कृत का और प्योर विशुद्ध रूप से संस्कृत का होता, तो भी हुँ। आपकी बात सही मान ली जाती कि हाँ यार, इसका मतलब ना संस्कृत डेवलप था। आपका जो मिल रहा है संस्कृत का, जिसको आप संस्कृत कहते हो, एक तो बुद्धिस्ट का है, दूसरी बात कि उस वो उसमें ना प्राकृत का इन्फ्लुएंस आ रहा है। उसके आधे से ज़्यादा सब तो पाली-प्राकृत के हैं। कंप्लीट भी संस्कृत हुँ। अचानक से नहीं मिल रहा है। तो इससे ये पता क्योंकि चल रहा है वो कि अभी बाद में संस्कृत लिखा थी गया ही था नहीं। ना। सर वो देखो तो देखो वो देखो, 1400 में लिखा गया इंस्क्रिप्शन था। बाद में लिखा गया। नहीं, इंस्क्रिप्शन बाद में हाँ, लिखा गया। लेकिन हाँ। संस्कृत भाषा अगर पहले से होती ना, तो वो इंस्क्रिप्शन ही संस्कृत में कंप्लीट लिखा होता। वो इंस्क्रिप्शन ही इन्फ्लुएंस आ रहा है प्राकृत का, यानी संस्कृत डेवलप ही नहीं था उस समय, अभी तो बन रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते 10वीं-12वीं सदी तक बना है। हाँ, वो जो सेंट्रल एशिया समझ रहे से हैं मेरी जो बात को? जितने भी सेंट्रल एशिया में जो भी लैंग्वेजेस थी, चलिए, और कुछ जो बोलना है जिसमें आपको इस पे? सिमिलैरिटी। हाँ, हाँ, मैं ये और तो कुछ नहीं है सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं अब।